और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं किसान और सरकार, इस वक्त इन दोनों के बीच एक खाई है। 19 दिन बीत चुके हैं और ये खाई पट नहीं पाई है। फडणवीस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहला सवाल यही कि कब इसका अंत, कितना दूर इसका अंत देवेंद्र साहब आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान जिद पर अड़े हैं, अब मानने का कोई चांस दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की ओर से बड़े खुले मन से किसानों के साथ बातचीत की गई। उन्होंने जो शुरुआत में बातें कही, जैसे मसलन पहले कहा हमको लिख कर दीजिए, तो सरकार ने कहा हमारी तैयारी है। फिर कहा अमेंडमेंट्स करने चाहिए, तो कहा सरकार ने हमारी तैयारी है। फिर उन्होंने कहा कि आप कानून ही वापस ले लीजिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अभी जो परिस्थितियां मुझे दिखती है उसमें आप पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर किसान वहां पर आए थे, कई किसान कई दिनों तक थे, पर अब जब किसानों के ध्यान में आ रहा है कि अपने कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग गोली चलाना चाहते, अपना राजनीतिक स्वार्थ निपटाना चाहते, तो किसानों की संख्या भी कम हुई है। देखिए, वहां सवाल ये उठता है कि किसानों के कई ग्रुप्स ये चाहते हैं कि सरकार से बातचीत करके इसको फाइनल करे, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। आप तो सरकारी मुलाजिम हो गए, आप तो सरकार के साथ आपने हाथ मिला लिया, आप तो सरकारी हो गए। और कुछ लोग तत्व वहां पर ऐसे हैं जो ये चाहते कि इसमें से हल न निकले, ये प्रॉब्लम चलता रहे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। इसके कारण इसमें देरी हो रही है, पर सरकार की तरफ से कोई ईगो इश्यू नहीं है। सरकार बातचीत करना चाहती है, बातचीत करने के लिए तैयार है, सारी चीजों का हल सरकार निकालना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस साहब, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफें जो हैं यहां महाराष्ट्र का किसान झेल रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन 3 कानूनों का अपोज करते हुए महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? महाराष्ट्र का किसान कैसे दूर है अगर ये विरोधी है किसानों के? तो देखिए, महाराष्ट्र का किसान इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे कानून महाराष्ट्र में पहले ही लागू कर दिए गए। मसलन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने 2006 में जब कांग्रेस एनसीपी का राज था, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कानून तैयार किया, तब से वो लागू है। महाराष्ट्र में उसके तहत कई वैल्यू चेन्स तैयार हो गई है और किसान उसका फायदा भी ले रहे हैं। और महाराष्ट्र में इन 14 सालों में किसानों की जमीन किसी ने हड़प ली, किसानों के साथ छलावा हुआ, इसका एक भी उदाहरण नहीं है जो डर आज दिखाया जा रहा है। और अब तो केंद्र सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून तैयार किया है उसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। महाराष्ट्र के कानून में तो चूंकि वो पुराना है, उसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी नहीं है। दूसरी बात, किसानों को केवल कृषि मंडी जो सरकारी है उसमें बेचने के लिए कंपल्शन न किया जाए, बाहर का भी मार्केट मिले, इस प्रकार की जो बात है, इसमें महाराष्ट्र ने 2007 में ही 27 अलग अलग लोगों को, जिसमें कॉर्पोरेट्स भी है, डायरेक्ट खरीद के लाइसेंसेस दे दिए। वो तब से खरीद रहे। और महाराष्ट्र में जैसे सरकारी कृषि मंडी है उसी प्रकार से प्राइवेट कृषि मंडी को भी उस समय मान्यता दी गई है और प्राइवेट कृषि मंडी भी चल रही है। तो इसके कारण एक कंपटीशन सरकारी कृषि मंडी के लिए तैयार हुआ है। और जब कंपटीशन तैयार होता है तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जो महाराष्ट्र ने देखा है। इतना ही नहीं, तो 2016 में जब हमारी सरकार थी उस समय हमने फल और सब्जियों को कहीं पर भी राज्य में बेचने की अनुमति दे दी, उसके ऊपर कोई सेस नहीं लगेगा, ये बताया। आज आप महाराष्ट्र के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, किसानों के डायरेक्ट मार्केट्स तैयार हो गए। लॉकडाउन के समय हमारे कोकण का जो अल्फांसो आम है वो सबसे फेमस है, लेकिन लॉकडाउन में कैसा बेचा जाएगा प्रश्न था। पूरा का पूरा आम ये मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों ने खरीदा क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग की सुविधा हमने उपलब्ध कराई, कोई सेस उनके ऊपर नहीं लगा। तो महाराष्ट्र में तो ये कानून लागू है और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, उल्टा इन कानूनों के कारण किसानों का फायदा ही हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र का किसान ये जानता है कि जो आंदोलन चल रहा है वो गलत लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, इसके कारण वो चल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र से कोई भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर देवेंद्र फडणवीस साहब, मैंने बिल्कुल, आपने जो जो बातें कही वो मैंने नोट किया। आपने कहा 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू हो गया, फिर आपने कहा 2027 में
2007 में 27 आपने लाइसेंस दिए थे ताकि वो खरीद सके किसानों से, ठीक है सर। फिर आपने कहा कि प्राइवेट कृषि मंडी भी लगाई। फिर आपने कहा 2016 में फल और सब्जियों को कहीं भी बेचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ये तीनों कानून बहुत पहले से लागू है। तो फिर महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये कानून जो है वो फेलियर साबित हुए, देखिए काम नहीं कर पाया, और इसीलिए महाराष्ट्र का किसान जो है आज भी आत्महत्या कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन कानूनों से उसको केवल मार्केट मिला है। महाराष्ट्र का वही किसान आत्महत्या करता है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, महाराष्ट्र में जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर इन कानूनों को कारगर तरीके से लागू किया गया है। किसानों को मंडी मिली है। वेस्टर्न महाराष्ट्र का किसान कोई आत्महत्या नहीं करता, नासिक या अहमदनगर का किसान कोई आत्महत्या नहीं करता। तो आप देखिए कि जहां पर महाराष्ट्र में इरिगेशन है वहां आत्महत्या नहीं होती है। जहां इरिगेशन नहीं है, जहां पर केवल बारिश के ऊपर खेती डिपेंडेंट है, वहीं पर आत्महत्या होती है। और आप देखिए, सबसे पहले देश की वैल्यू चेन्स पेप्सी कंपनी 2 लाख फार्मर से डायरेक्ट खरीदती है महाराष्ट्र में, और उन 2 लाख फार्मर में कोई आत्महत्या नहीं करता। या आप देखिए, अभी जापान की सबसे बड़ी दुनिया की जो केचप बनाने वाली कंपनी है, उसने महाराष्ट्र में डायरेक्ट फार्मिंग शुरू की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया है, और उससे भी किसानों को फायदा हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जहां ये कारगर ढंग से लागू हुआ है और जहां किसानों का उत्पाद है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र का विदर्भ जैसा इलाका जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं हो पाई, वहां पर ही आत्महत्या होती है। ओके, ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये, क्योंकि आप उसी मुद्दे पर लेकर आ गए हैं पूरे मसले को, वो ये है कि इन किसानों का जो इस वक्त पंजाब में मौजूद है, इनका डर मुंबई में ज्यादा है। और क्या है वो आपने बता ही दिया, उद्योगपति, कि इनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। उद्योगपति जो है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर पर कब्जा कर लेंगे। कैसे आप इन लोगों को समझाएंगे? ये जो किसान कनेक्शन है मुंबई का, ये थोड़ा खौफनाक है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस कानून को पढ़ा जाए तो कानून में सीधा प्रावधान है। ये फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। इस कानून में एक्सप्रेस्ड ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। और महाराष्ट्र में अगर 14 सालों में एक भी किसान की जमीन इस कानून से हड़पी नहीं गई, तो पंजाब के किसान की क्यों हड़पी जाएगी भाई? जब इतना एक्सप्रेस्ड कानून में लिखा हुआ है कि ये कोई लैंड लीजिंग का कानून नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, इतना स्पष्ट लिखा गया है। और जब ये एक्सप्रेस प्रावधान है कि कोई लैंड ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि डर फैलाया जा रहा है, डर बैठाया जा रहा है। कुछ ये लोग कौन है जो डर फैला रहे हैं, पैदा कर करके ये लोग कौन है जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब किसान आंदोलन में अलग अलग लोगों की एंट्री हो गई। 2 प्रकार के लोग, देखिए 2 प्रकार के लोग इसमें दिखाई पड़ते हैं। एक, जिनको कृषि मंडियों की मोनोपोली से फायदा हो रहा था, जिनके अपने बिजनेसेस ये कृषि मंडियों की मोनोपोली के कारण चल रहे थे, ऐसे लोग हैं। दूसरा, इसमें विपक्ष की नीति दोगली है। कांग्रेस जैसी पार्टी 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहती है, हम अगर चुनकर आए तो हम लोग एपीएमसी रद्द कर देंगे, और अब जाकर उसके खिलाफ आंदोलन करती है। और सारी की सारी, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, जैसे आपको पता है ये सारे जो आज कानून लाए गए हैं, इन कानूनों का जो शुरुआत हुई उसकी टास्क फोर्स ही मनमोहन सिंह जी के समय और शरद पवार जी के समय बनी थी। उनके ये रिकमेंडेशन उस समय आए थे। या फिर चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी जिसमें मैं स्वयं भी था, मैंने हेड किया था, कमलनाथ जी भी थे उसमें, उन्होंने इसको सारा समर्थन दिया था। कांग्रेस के अन्य मुख्यमंत्रियों ने उसको समर्थन दिया था। तो कुल मिलाकर राजनीति हावी हो रही है। और कुछ लोगों को यह लगता है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ करप्शन का मामला नहीं मिलता, मोदी जी की सरकार के खिलाफ हम लोग कोई विकास के मामले में कम्पीट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक अराजकता का माहौल तैयार करे, परिस्थिति तैयार करे, लोगों में संभ्रम तैयार करे। इफ यू कैन नॉट कन्विंस पीपल, ट्राई टू कंफ्यूज देम। इस प्रीमाइस के ऊपर कुछ लोग काम करें। और इसके साथ साथ एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जैसे वहां पर सही किसान आए, असली किसान भी आए, वैसे ही कुछ ऐसे भी तत्व वहां पहुंचे जिनको अराजकता तैयार करनी है,
जो अल्ट्रा लेफ्ट भी है, जो लोग खलिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, ऐसे भी लोग तो पहुंच गए ना। राव साहब दानवे, आप तो जानते ही हैं, केंद्र राज्य मंत्री है, वो भी ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, राव साहब दानवे ने क्या कहा इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा मैंने सुना भी नहीं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर जो किसान आए हैं उसमें बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि असली किसान है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे तत्व भी है जो मीडिया के माध्यम से बाहर आए हैं कि जो लोग उनका कोई खेती किसानी से संबंध नहीं है, उनको केवल मौके का फायदा उठाना है, बहती गंगा में हाथ धोना है और कैसे भी करके एक अराजकता का माहौल तैयार हो और सरकार और किसानों के बीच ऐसी परिस्थितियां तैयार हो कि सरकार को लाठी चलानी पड़े, इस प्रकार से माहौल बिगड़े, इस प्रकार की आइडियाज दिमाग में लेकर आए हुए लोग भी वहां पर है। ओके, लेकिन केंद्र सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है देवेंद्र साहब, आप भी ये जानते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए। बड़ी जिम्मेदारी और भारी जिम्मेदारी है जो वो केंद्र की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द एक सोल्यूशन जो है वो निकल कर आए।